हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पर मैं डॉक्टर मीनाक्षी राठी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर नंबर 11। सो गाइज, अभी तक सो फार हमने बहुत सारे लेक्चर्स किए रिलेटेड टू जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, जिनको हम रोटेशंस में ले रहे हैं। फर्स्ट वीक में हम जेनेटिक्स करते हैं, सेकेंड वीक में हम प्लांट ब्रीडिंग, यानी कि इस वीक हम प्लांट ब्रीडिंग पढ़ने वाले हैं और इसके बाद कुछ बायोटेक्नोलॉजी के टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं। ये प्रयास क्लासेस जो हैं ये प्लांट साइंसेज स्टूडेंट के लिए है, जहां हम प्लांट साइंसेज से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स धीरे धीरे कवर करेंगे। पहले ये 3 सब्जेक्ट्स कवर करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट 3 सब्जेक्ट्स क्रॉप फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स हम वहाँ टच करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं ये क्लासेस। लेकिन उससे पहले अगर आपको नहीं पता क्लासेस किस टाइम पर अवेलेबल होती हैं, सो दे आर अवेलेबल ऑन मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, यानी कि 3 क्लास एक वीक में आपको मिलती हैं शाम को 7 बजे एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पर। और मेरे पीछे आप एक प्यारा सा कोट भी देख रहे हैं, इफ देयर इज नो स्ट्रगल देयर इज नो प्रोग्रेस। अगर आप अपने जीवन में स्ट्रगल नहीं करते तो आप प्रोग्रेस नहीं करते हैं, क्योंकि जब आप बहुत ही आरामप्रस्त हो जाते हैं तो आप इनोवेटिव सोचना छोड़ देते हैं। अरे यार क्या करूँगा ये करके, है ना, वो करके क्या करना है और ये करके क्या करना है। तो बेसिकली चाहे वो डे टू डे लाइफ हो, चाहे वो आपका लाइफ गोल हो, आप आलसी हो जाते हैं, इनोवेटिव कम हो जाते हैं और आप आरामप्रस्त जीवन जीने में इतने कह लीजिए कि हैबिचुअल हो चुके होते हैं कि आपकी प्रोग्रेस वहीं पर रुक जाती है। आप उससे आगे कोई और इम्प्रूवमेंट अपनी ज़िंदगी में कर ही नहीं रहे होते हैं। इम्प्रूवमेंट ज़िंदगी का एक ऐसा सच है जो हमेशा हमें करते रहना चाहिए। नो मैटर व्हाट्स योर एज, नो मैटर फॉर व्हाट यू आर प्रिपेयरिंग, बट इम्प्रूवमेंट इज़ द नेसेसरी एवल। ये आपको हमेशा जो है अपनी मेहनत करते रहनी चाहिए और अपने जीवन में इम्प्रूवमेंट करते रहना चाहिए। शुरुआत करते हैं आज की हमारी क्लासेस। लेकिन अगर आपने अभी तक अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड की है, डू डाउनलोड दिस एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक गिवन है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि आपको जॉब अलर्ट्स मिलते हैं, सब्जेक्ट वाइज क्विज मिलती हैं, पावर कैप्सूल्स मिलते हैं, एंड इवन यू कैन कनेक्ट विद योर टीचर ऑन एप्लीकेशन एंड आस्क यू डाउट। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन को बूस्ट करते हैं। सो गो अहेड एंड डाउनलोड द ऐप राइट नाउ। साथ ही साथ अगर आपने एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। यहाँ आपको दिन भर जो है एग्रीकल्चर कंटेंट मिलता है, जिससे आप किसी भी एग्रीकल्चर एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड मेक श्योर कि आप सारी क्लासेस सीक्वेंस में और टाइमली जो है सारी क्लासेस ले रहे हैं, ताकि आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन में कोई भी कमी ना रह जाए। These प्रयास क्लासेस फॉर प्लांट साइंसेज क्लासेस आर फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका कोई चार्ज नहीं है, इट्स जस्ट अ कोर्स जो हम यहाँ पर YouTube पर कंप्लीट कर रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे टॉपिक की। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? यस, सो टुडे आवर टॉपिक इज रिलेटेड टू द प्रीवियस वन। जैसे कि पीछे हमने हाइब्रिडाइजेशन की बात की थी। हाइब्रिड्स कैसे बनाए जाते हैं? जब एक मेल और एक फीमेल को क्रॉस करवाया जाता है तब हाइब्रिड्स बनते हैं। लेकिन इसमें अब आपको कुछ एडवांटेजेस अगर मिले तो कैसा रहेगा, यानी कि पॉलिनेशन कंट्रोल। सो सबसे पहले तो हम यहाँ पर हाइब्रिड की डेफिनेशन फिर से देखेंगे, है ना। हाइब्रिड क्या होता है? 2 इनब्रिड्स के क्रॉस से आपको हाइब्रिड मिलता है। एक प्लांट आपने लिया जिसको मेल लिया है, दूसरा प्लांट लिया है जिसको आपने फीमेल लिया है, उनको क्रॉस करवाया है तो आपको हाइब्रिड मिलता है। अब इस प्रोसेस में जब हमने पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था कि जिसको हम एज अ फीमेल चूज करते हैं, यानी कि जिसको हम एक मादा पेरेंट बनाना चाहते हैं, उस प्लांट में हमें क्या करना पड़ता है? इमैस्क्यूलेशन करना पड़ता है। नाउ व्हाट इज इमैस्क्यूलेशन? इमैस्क्यूलेशन इज इमैस्क्यूलेशन इज रिमूविंग ऑफ द
मेल पार्ट, एंथर पार्ट जो है या कह लीजिए पॉलन पार्ट जो है या मेल पार्ट जो है फ्लावर में, उसको हम फोर्सेप्स से या निडल्स से हेल्प लेकर के उनको रिमूव कर देते हैं। इसको इमैस्कुलेशन कहते हैं। अब ये रिमूवल हमें क्यों करना पड़ता है? तो ये रिमूवल हमें इसलिए करना पड़ता है ताकि जो हमने फीमेल ली है उसका खुद का पॉलन उसे फर्टिलाइज ना करवाए, यानी कि टू अवॉइड सेल्फ फर्टिलाइजेशन हमें प्लांट्स में इमैस्कुलेशन करना पड़ता है ताकि हमारी हाइब्रिडाइजेशन या हमारे हाइब्रिड बनाने का जो प्रोसेस है वो सक्सेस हो पाए। अब इसी प्रोसेस में अगर मैं आपको कहूँ कि आपको इमैस्कुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, यानी कि जितनी मेहनत लगती है, कभी कभी इमैस्कुलेशन करते करते स्टिग्मा भी डैमेज हो जाता है ना, कभी कभी इमैस्कुलेशन करते करते पॉलन डिहाइस हो जाता है और स्टिग्मा कंटामिनेट हो जाता है, और इसके लिए बहुत ही स्किल्ड लेबर हमें चाहिए होती है। साथ साथ लेबर की कॉस्टिंग बढ़ती है। जब किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन की कॉस्टिंग बढ़ेगी तो उसका प्राइस भी हाई होगा। लेकिन अगर हमें ये स्टेप ना करना पड़े तो बहुत सारा लेबर, बहुत सारा पैसा बचता है, बहुत सारी मेहनत बचती है और हमें वही सेम हाइब्रिड, वही सेम रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन हाउ इज़ दिस पॉसिबल? ऐसा कैसे हो सकता है कि हमें फीमेल पार्ट में इमैस्कुलेशन ही ना करना पड़े? दैट इज़ पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ मेल स्टेरिलिटी। ये किसकी हेल्प से पॉसिबल है? मेल स्टेरिलिटी की हेल्प से पॉसिबल है। तो जी हाँ, आज हम बात करेंगे मेल स्टेरिलिटी की, यानी कि मेल स्टेरिलिटी क्या होता है, ये कितने प्रकार की होती है, वो सारी बातें हम जो है आज के अपनी इस क्लास में करने वाले हैं। सो व्हाट इज मेल स्टेरिलिटी? मेल स्टेरिलिटी का मतलब है कि जो मेल पार्ट है ना, आपका पुष्प यानी कि फूल जो होता है उसमें एक फीमेल पार्ट होता है जिसका आप स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी में डिवाइड करते हैं। एक मेल पार्ट होता है जिसको आप एंथर, एंड्रोशियम या पॉलेंस के नाम से जानते हैं, है ना। अगर ये मेल पार्ट फंक्शनल ही ना हो, इसमें कुछ इस तरीके की कमियां हम पैदा कर दें कि ये फीमेल को फर्टाइल ही ना करवा पाए, यानी कि ये पूरा हेल्दी मेल है ही नहीं कि फीमेल को फर्टाइल कर सकता है, तो ये क्या हो गया है? मेल स्टेराइल हो गया है। इसका जो मेल पार्ट है वो फंक्शनल नहीं है। एंड क्योंकि मेल पार्ट फंक्शनल नहीं है तो इसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो ही नहीं सकता, और ऐसे प्लांट को हम एज अ फीमेल चूज करते हैं हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम में। तो हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम में फीमेल हम उसी को चूज करेंगे जो मेल स्टेराइल प्लांट होगा, क्योंकि उसका मेल तो स्टेराइल है बट फीमेल नॉर्मल फंक्शन कर रही है ना। सिर्फ मेल स्टेराइल है आपका और फीमेल क्या है? नॉर्मल फंक्शन कर रही है, तो हम उसको एज अ फीमेल चूज कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है हमें उसे फीमेल चूज करने में, ठीक है। अब ये मेल स्टेरिलिटी कितने प्रकार की होती है और ये क्यों आई है उसके बारे में भी जानेंगे। जैसे आप यहाँ पर दो फूल देख रहे हैं, इसके आप बिल्कुल हेल्दी पॉलेंस देख रहे हैं ना, दे आर हेल्दी पॉलेंस। ये अच्छे से अपना जो है, अगर ये जब भी मैच्योर होंगे, डिहाइस होंगे तो इनमें से पॉलेंस रिलीज होंगे। अगर पॉलेंस रिलीज होंगे तो यहाँ पर पॉलन जो है आपके स्टिग्मा को क्या कर सकते हैं? फर्टिलाइज करवा सकते हैं, है ना। यहाँ पर आपके स्टिग्मा को फर्टिलाइज करवा सकते हैं और सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। इसी सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया है? हमने कुछ इस तरीके की मॉडिफिकेशन इस प्लांट में की है, या कभी कभी नेचर में अपने आप भी मेल स्टेराइल प्लांट हमें मिलते हैं, है ना, जिनमें पॉलेंस प्रेजेंट तो हैं लेकिन ऐसे श्रिंक हो रखे हैं, बहुत ही बेचारे माल न्यूट्रिशन से, गरीब से पॉलन है ना, तो दे हैव नॉट एनी कैपेसिटी टू फर्टिलाइज दिस फीमेल। उनके पास कोई कैपेसिटी नहीं है वो इस फीमेल को फर्टिलाइज करवा सके। ये पॉलेंस क्या हैं? ये नॉन फंक्शनल पॉलेंस हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मेल स्टेराइल फ्लावर्स में पॉलन प्रेजेंट ही नहीं होंगे, प्रेजेंट ज़रूर होंगे लेकिन वो नॉन फंक्शनल होंगे, वो अपना काम नहीं कर पाएंगे। इस कंडीशन को मेल स्टेराइल कंडीशन या मेल स्टेरिलिटी कहते हैं। मेल स्टेरिलिटी काफ़ी सारी क्रॉप्स में पाई जाती है, इंक्लूडिंग योर मेज एंड अदर क्रॉप्स, लेकिन ये सबसे पहले जो रिपोर्ट की है, ये सबसे पहले रिपोर्ट की है कॉल र्यूटर ने, ठीक है। कॉल र्यूटर ने इसको सबसे पहले रिपोर्ट किया है। बोथ मेल स्टेरिलिटी एंड सेल्फ इनकम्पैक्टिबिलिटी दोनों ही कॉल र्यूटर ने सबसे पहले देखी हैं।
तो कॉल रूटर ने देखा कि कभी कभी खुद का पॉलन जो है वो स्टेराइल है ना, वो डिहाइसी नहीं होता, या उसके अंदर पॉलेंस ही नहीं है, या पॉलेंस है तो वो फर्टाइल नहीं करवा पा रहे हैं, या एंथर बहुत श्रिंक्ड है, या एंथर बहुत अंडर डेवलप्ड है, पूरा डेवलप ही नहीं हो रहा है। ऐसे प्लांट्स उन्हें देखने को मिले, तो सबसे पहले उन्होंने जो है इसको रिपोर्ट किया था। चलिए आगे देखते हैं कि इसको हम कैसे हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं और इसके क्या क्या फ़ायदे हमें होंगे। लेकिन उससे पहले हमारा यही क्वेश्चन आता है कि एक प्लांट मेल स्टेराइल क्यों बन गया, ऐसा क्या हुआ उस प्लांट के साथ कि वो मेल स्टेराइल हो गया। देखिए दो चीज़ें हो सकती हैं, एक जो उसमें मेल फर्टिलिटी की जीन है वो काम करना बंद कर दे, है ना। बोथ द थिंग्स आर रिलेटेड टू डीएनए, आपके जेनेटिक मटेरियल से रिलेटेड है, डीएनए से रिलेटेड है ना। मेल फर्टिलिटी की जो जीन है ये क्या कर रही है, मेल को फर्टाइल बना रही है ना, मेल को फंक्शनल बना रही है, फर्टाइल बना रही है। अगर ये फर्टिलिटी की जीन में कुछ चेंज आ जाता है ना, म्यूटेशन हो जाती है, ये अपना काम करना बंद कर देगी। अगर मेल फर्टिलिटी की जीन अपना काम करना बंद कर देती है तो क्या होगा, प्लांट फर्टाइल नहीं हो पाएगा, प्लांट क्या हो जाएगा, स्टेराइल रह जाएगा। दूसरा कारण ये हो सकता है कि मेल फर्टिलिटी की जो जीन है वो तो प्रॉपरली प्रेजेंट है, लेकिन कोई और एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो मेल स्टेरिलिटी कॉज करवा रहे हैं, यानी कि कोई एक्स्ट्रा जीन है जो मेल स्टेरिलिटी की जीन उसमें प्रेजेंट हो, या इस तरीके के बायोकेमिकल्स उसमें बन रहे हैं जो मेल स्टेरिलिटी को सपोर्ट करते हैं, तो उसके कारण भी आपका प्लांट जो है क्या हो सकता है, मेल स्टेराइल हो सकता है। यानी कि कहीं ना कहीं एक प्लांट को बनाने के लिए, एक मेल स्टेराइल प्लांट बनाने के लिए हमें इसके डीएनए में ही कुछ गड़बड़ लगती है ना। इसकी जो मेल फर्टिलिटी वाली जीन है उसमें कुछ गड़बड़ हो जाए तो प्लांट मेल स्टेराइल हो जाता है। अब जो ये डीएनए है इट कैन बी प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस में भी प्रेजेंट हो सकता है और ये साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट हो सकता है। क्या नाउ यू शुड आस्क मी द क्वेश्चन, मैम साइटोप्लाज्म में तो कोई जीन्स प्रेजेंट ही नहीं होते, हमने तो सुना है सारा डीएनए न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होता है। तो आपने बिल्कुल सही सुना है, सारा डीएनए न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ सेल ऑर्गेनेलीज ऐसी हैं जो सेमी ऑटोनॉमस होती हैं, यानी कि जिनके पास अपना खुद का डीएनए होता है। ऐसी सेल ऑर्गेनेलीज का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दो ऐसी सेल ऑर्गेनेलीज हैं जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं, लेकिन उसके पास अपना डीएनए प्रेजेंट होता है। और अगर आपकी मेल स्टेरिलिटी की जो जीन है वो इस माइटोकॉन्ड्रियल या क्लोरोप्लास्ट डीएनए में हो तो इसको हम साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी कहते हैं। यानी कि डीएनए में तो छेड़छाड़ होनी ही है, लेकिन वो डीएनए न्यूक्लियस में है तो नाम अलग होगा, वो डीएनए साइटोप्लाज्म यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में है तो उसका नाम अलग होगा। ठीक है, ज़्यादातर मेल स्टेरिलिटी की जो जीन्स है वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में ही पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट के एग्जाम्पल्स बहुत रेयर देखने को मिलते हैं। नाउ मूविंग अहेड, तो अगर हम देखें मेल स्टेरिलिटी को कितने भागों में बांटा जा सकता है, जैसा कि मैंने आपको कहा डीएनए न्यूक्लियस के अंदर है या साइटोप्लाज्म के अंदर है। यानी कि अगर आपका डीएनए न्यूक्लियस के अंदर है ना, इफ योर डीएनए इज अंडर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में है तो उसे हम कहते हैं जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। क्या कहते हैं? जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, और शॉर्ट फॉर्म में हम इसको क्या कहते हैं? जीएमएस। ठीक है, जीएमएस। अगर हमारे जो जीन्स हैं जो मेल स्टेरिलिटी कॉज करा रहे हैं वो जीन्स साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है ना, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है तो उसे हम क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। ठीक है, क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, यानी कि यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में मेल स्टेरिलिटी जीन प्रेजेंट है जो कि न्यूक्लियस से बाहर होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, तो उसको साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी कहेंगे। लेकिन अगर दोनों के इफेक्ट प्रेजेंट हो तो, यानी कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो न्यूक्लियस में हैं और कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं जो साइटोप्लाज्म में भी हैं, दोनों प्रेजेंट होंगे तो नाम को कंबाइन कर देते हैं CGMS, साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी।
साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, CGMS सिस्टम। सबसे ज़्यादा प्लांट ब्रीडिंग में CGMS सिस्टम का ही यूज़ किया जाता है, मैक्सिमम यूज़ इसी का होता है। Now the last one is chemically induced male sterility। कुछ केमिकल्स भी ऐसे होते हैं जिनके कांटेक्ट में आने से पॉलन नॉन फंक्शनल हो जाता है कुछ टाइम के लिए। तो ऐसे जो केमिकल्स हैं जो मेल पार्ट को, पॉलन को नॉन फंक्शनल कर सकते हैं फॉर सम टाइम और परमानेंटली, ऐसे केमिकल्स को हम CHAs कहते हैं। CHA का मतलब होता है केमिकल हाइब्रिडाइजिंग एजेंट्स। इस मेल स्टेरिलिटी ड्यू टू केमिकल्स है ना, कुछ केमिकल्स की वजह से अगर हम मेल स्टेरिलिटी आर्टिफिशियली इंड्यूस कर रहे हैं तो उसे केमिकली इंड्यूस्ड मेल स्टेरिलिटी सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके 4 प्रकार के मेल स्टेरिलिटी सिस्टम्स होते हैं। अगर हम इसको फर्दर देखें तो अगेन आपका जो जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी है, यानी कि जहाँ पर जीन्स न्यूक्लियर में प्रेजेंट हैं, वहाँ पर कुछ आपके प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी जीन्स किसी टेम्परेचर या किसी फोटो पीरियड पर, यानी कि किसी आउटर एनवायरमेंटल फैक्टर पर डिपेंड होती है कि वो एक्टिवेट होगी या नहीं। ऐसे जीन्स को हम कहते हैं टेम्परेचर सेंसिटिव जीन्स या फोटो पीरियड सेंसिटिव जीन्स। और इस मेल स्टेरिलिटी को कहा जाता है आपका TGMS और PGMS। ठीक है, T फॉर टेम्परेचर, P फॉर फोटो पीरियड, GMS वही जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, राइट। तो जहां पर जीन्स पर इफेक्ट पड़ रहा है बाहरी इन्वायरमेंट का, जीन्स तो न्यूक्लियस में है तो GMS होगा, लेकिन साथ साथ उस पर बाहर के टेम्परेचर, फोटो पीरियड या ह्यूमिडिटी, किसी भी चीज़ का इफेक्ट हो रहा है तो उसे हम एनवायरमेंटल सेंसिटिव जीन कह सकते हैं, राइट। एंड ट्रांसजेनिक GMS के बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि आपने ट्रांसजेनिक मस्टर्ड आजकल बहुत न्यूज़ में सुना होगा। दैट इज़ अ ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी सिस्टम उसमें बनाया गया है। वो कैसे तैयार किया गया, उसमें कौन से जीन्स डाले हैं, उसके बारे में हम ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी में बात करेंगे। तो ऑन द होल अगर हम मेल स्टेरिलिटी की पिक्चर देखें तो हमारे सामने ये पिक्चर बनती है। इट कैन बी GMS, CMS, CGMS और chemically induced। GMS is again into temperature sensitive, photo period sensitive and transgenic में divided होता है। चलिए एक एक करके इन सारे सिस्टम्स को समझने की कोशिश करते हैं। So it starts with GMS of course, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी सिस्टम। GMS में एक रिसेसिव जीन होती है, हमेशा ज़रूरी नहीं होता कि कोई करेक्टर डोमिनेंट जीन ही गवर्न करे। GMS एक रिसेसिव जीन से गवर्न है जहाँ पर स्मॉल ms से इसको डिनोट किया जाता है, यानी कि जिस प्लांट में होमोजाइगोसिटी होगी वही मेल स्टेराइल होगा, अदरवाइज मेल फर्टाइल प्लांट्स होंगे, राइट। तो ये जो जीन्स हैं, क्योंकि जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी सिस्टम है, ये न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। तो ये क्रिएट कैसे होते हैं, यानी कि जो नॉर्मल फर्टिलिटी जीन है उसमें किसी कारण के रेडिएशन की वजह से, किसी केमिकल के अटैचमेंट की वजह से, उसमें के कॉन्टैक्ट की वजह से, किसी भी कारण से अगर मेल स्टेरिलिटी जीन में म्यूटेशन हो जाती है, मेल फर्टिलिटी जीन में म्यूटेशन हो जाती है तो वो मेल स्टेराइल जीन बन जाती है। It can be seen in barley, wheat, pea, brassica naples, cabbage, rice, peas, इन सब में जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी सिस्टम्स देखने को मिलते हैं। एंड these मेल स्टेराइल प्लांट्स आर जनरली फाउंड इन वाइल्ड स्टेट, लेकिन आप जर्म प्लाज्म अगर कलेक्शन करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं मिल जाते हैं हर वेराइटी में। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हाउ दिस GMS सिस्टम वर्क्स, तो जैसे मेंडेलियन इनहेरिटेंस काम करती है, आपका GMS सिस्टम बिल्कुल वैसे ही काम करता है। अगर यहाँ आप देखें तो आप देख रहे हैं, अगर आपके पास एक ऐसा प्लांट है जो फर्टाइल प्लांट है ना, जो फर्टाइल प्लांट है, नॉर्मल प्लांट है, उसमें दोनों ये जो MS जीन है आपकी, ये क्या है, कैपिटल है, यानी कि डोमिनेंट है, क्योंकि मेल स्टेरिलिटी मैंने अभी बताया वो एक रिसेसिव ट्रेट है। और जो मेल स्टेराइल प्लांट होगा उसमें ये जीन्स कैसे होंगी, स्मॉल लेटर्स में होंगी, क्योंकि ये जीन्स क्या है, रिसेसिव जीन है।
अब क्योंकि ये प्लांट मेल स्टेराइल है, इसका मेल नॉन फंक्शनल है, इसको हम हमेशा क्या लेंगे, फीमेल लेंगे और दूसरे प्लांट को मेल लेंगे। इनका अगर हम क्रॉस करवाते हैं तो हमें हाइब्रिड मिल जाता है, हमें एक फर्टाइल हाइब्रिड मिल जाता है जिसमें एक MS जीन यहाँ से आया है और एक यहाँ से आया, यानी कि 50% जीन्स इसमें मदर के हैं, 50% जीन्स इसमें फादर के हैं। तो यहाँ पर आपको मेल फर्टाइल हाइब्रिड्स मिलते हैं। लेकिन अगर इस F1 हाइब्रिड को अगर आप सेल्फ करवाते हैं तो बिल्कुल मेंडेलियन इनहेरिटेंस की तरह आपको 3:1 में प्लांट्स मिलेंगे, यानी कि 3 प्लांट्स अगर 4 में से जो है मेल फर्टाइल होंगे और एक ही प्लांट मेल स्टेराइल होगा। 3:1 या फिर जेनेटिक रेशियो की बात करें तो 1:2:1 में जो है आपको प्लांट्स मिलते हैं। तो इसके इनहेरिटेंस है, इसका जो बिहेव करने का तरीका है वो बिल्कुल मेंडेलियन इनहेरिटेंस जैसा है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। आगे चलते हैं CGMS सिस्टम पर, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं टेम्परेचर सेंसिटिव जीन्स की। ये जीन्स बिल्कुल नॉर्मल जीन्स की तरह ही है, DNA में प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है और बिल्कुल उसी तरीके से काम करती है जिस तरीके से कोई और नॉर्मल जीन काम करती है। लेकिन इसका जो ऑन और ऑफ का स्विच है वो किसी थर्ड पर्सन के पास है ना। होता है ना, कभी कभी हम अपने डिसीजंस मेकिंग में इतने कमज़ोर होते हैं कि हमारे लिए कोई थर्ड पर्सन डिसीजन ले रहा होता है। तो बस ऐसा ही हाल इस जीन का है। तो ये जीन कैसे काम करती है, और ये सबसे पहले आप सभी को पता होगा राइस में मिली थी, है ना। इट वाज फाउंड इन राइस प्लांट्स एंड व्हाट हैपेंस, देखिए ये आपका 24 डिग्री टेम्परेचर जो है ये क्रिटिकल स्टेरिलिटी पॉइंट है और 22.9 डिग्री है वो क्रिटिकल फर्टिलिटी पॉइंट है, ठीक है। अगर आप इस टेम्परेचर से ऊपर इस क्रॉप को लगाते हैं, यानी कि 24 से अबव इस क्रॉप को लगाते हैं, 25, 26 या जैसे हमारी नॉर्दर्न एटमॉस्फेयर की बात करें जहाँ पर 30-40 तक टेम्परेचर चला जाता है, ऐसे में वो प्लांट क्या बिहेव करेगा, मेल स्टेराइल बिहेव करेगा। यानी कि जब टेम्परेचर हाई होता है तो मेल स्टेरिलिटी जीन जो है इनएक्टिवेट हो जाते हैं, उससे काम नहीं होता। जैसे अभी जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी ना, आप लोगों का काम होना बंद हो जाएगा, है ना। कौन इतनी धूप में जाके काम करेगा, लेट्स रेस्ट इन द AC, है ना। तो आप क्या कर रहे हैं, आप बाहर जाना छोड़ रहे हैं, घर में रेस्ट कर रहे हैं, तो आपने बिल्कुल काम करना बंद कर दिया। ऐसे ही ये जीन को भी बड़ी गर्मी लग जाती है हाई टेम्परेचर पे, तो ये काम करना छोड़ देती है, चलो भैया अगले साल देखेंगे, अब कोई काम नहीं करते हैं। जब ये मेल फर्टिलिटी जीन काम करना बंद कर देती है उसके कारण क्या होता है, प्लांट मेल स्टेराइल हो जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप उसको लो टेम्परेचर पर लेकर आएंगे, जैसे ही बारिश हो गई, है ना, अच्छा सा मौसम हो गया, अच्छी सी हवा चल रही, तो आप क्या करेंगे, अपनी बाइक या स्कूटी उठाएंगे और चलो भैया आज तो गेड़ियां मार के आते हैं, बड़ा अच्छा मौसम है ना। तो वही ये जीन करती है, जैसे ही गर्मी कम होगी इसकी जीन्स एक्टिवेट हो जाती हैं और प्लांट फिर से नॉर्मल फर्टाइल प्लांट्स की तरह बिहेव करता है। तो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, एनीवेज फ़ायदा ये होगा कि अगर हमें हाइब्रिड बनाना है तो हम क्या करेंगे, नॉर्थ इंडियन कंडीशन में इस प्लांट को लगाएंगे जहाँ ये मेल स्टेराइल होगा और हम इजीली इससे हाइब्रिड बना सकते हैं। लेकिन इसी प्लांट को अगर मुझे मेंटेन करना है, इसका सीड मुझे सेव करना है, तो मैं पहाड़ों में जाकर जहाँ ठंडा एरिया है वहाँ इसको ग्रो करूँगी और ये मेल फर्टाइल होगा और ईजिली मुझे इसके सीड्स मिल जाएंगे। यानी कि दोनों हाथों में आपको लड्डू मिल जाएंगे अगर आप ऐसी क्रॉप्स पर काम करते हैं। तो फिर हम इसको ज़्यादा एक्सप्लॉइट क्यों नहीं करते, क्योंकि इस छोटी सी लिमिटेशन भी है, ये 100% फर्टाइल या 100% स्टेराइल नहीं हो पाते हैं, है ना भाई। ज़्यादातर प्लांट मेल स्टेराइल हो गए, लेकिन कुछ पॉलन शेडर्स बीच बीच में आ जाएंगे। पॉलन शेडर्स उन प्लांट्स को कहते हैं जो एक मेल स्टेराइल लाइन में पॉलन प्रोड्यूस कर देते हैं, गलती से नॉर्मल बिहेव कर देते हैं पागलों के बीच। तो क्योंकि ये मेल स्टेराइल प्लांट है, इनमें कोई अगर प्लांट ऐसा होगा जो पॉलन प्रोड्यूस करेगा तो वो हमें नहीं चाहिए, उसको पॉलन शेडर कहते हैं। तो ऐसे प्लांट्स की जनसंख्या इनमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है जो हाइब्रिड मेकिंग प्रोसेस में जो है इंटरफेयर करती है, इसलिए इनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट नहीं किया जाता है। नेक्स्ट मूविंग टू CGMS सिस्टम, तो हम CGMS सिस्टम में मूव करेंगे, बाद में लास्ट में हम बार्नेज और बार स्टार पर जाएंगे क्योंकि ये थोड़ा सा और टिपिकल हो जाता है, ठीक है।
अब हम CGMS सिस्टम में देखते हैं इसमें क्या होता है। तो जीन्स है, चाहे वो न्यूक्लियस में हो और चाहे वो साइटोप्लाज्म में हो, वो उसी तरीके से काम करेगी। जीन्स से आपका RNA बनेगा, RNA से आपका जो है प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन वो फंक्शन करेगा। तो वो सभी चीज़ें यहाँ पर भी हो रही हैं, लेकिन साइटोप्लाज्म में हो रही हैं। एंड साइटोप्लाज्म में होने की वजह से इसमें हो क्या रहा है, मदर इफेक्ट ज़्यादा आता है ना। जो भी चीज़ें साइटोप्लाज्म क्योंकि हमें मदर से मिलता है, तो इनमें मदर इफेक्ट, मैटरनल इफेक्ट ज़्यादा देखा जाता है, राइट। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपका एक प्लांट है ना, दिस इज योर नॉर्मल प्लांट। इस नॉर्मल प्लांट के साइटोप्लाज्म में कोई मेल स्टेरिलिटी की जीन प्रेजेंट नहीं है। इसका साइटोप्लाज्म बिल्कुल नॉर्मल है, फर्टाइल है। लेकिन इस प्लांट में जो साइटोप्लाज्म है उसमें स्टेरिलिटी की जीन प्रेजेंट है, ठीक है। क्योंकि इसमें स्टेरिलिटी की जीन प्रेजेंट है तो ये क्या होगा, मेल स्टेराइल हो जाएगा और ये मेल फर्टाइल हो जाएगा, ठीक है, राइट। क्योंकि इसका साइटोप्लाज्म स्टेराइल है तो स्टेराइल हो जाएगा, इसका साइटोप्लाज्म फर्टाइल है, फर्टाइल हो जाएगा। अब यहाँ पर न्यूक्लियस का कोई रोल नहीं है, न्यूक्लियस इज नॉट प्लेइंग एनी रोल हियर। जब इन दोनों प्लांट्स का आप क्रॉस करेंगे, ठीक है, इन दोनों प्लांट्स का अगर आप क्रॉस करते हैं तो न्यूक्लियस, तो आपको न्यूक्लियस जीन क्या होंगी, आधी मदर से मिलेंगी और आधी फादर से मिलेंगी। न्यूक्लियस जीन तो आधी आधी मिल जाएंगे, लेकिन न्यूक्लियस का तो यहाँ पर कोई रोल ही नहीं है, ठीक है। साइटोप्लाज्म आप हमेशा मदर से लेंगे, ठीक है, साइटोप्लाज्म आप हमेशा मदर से लेंगे क्योंकि एग का जो साइज होता है वो काफ़ी बड़ा होता है एज कंपेयर टू स्पर्म। तो साइटोप्लाज्म ज़्यादातर हमें मदर से ही आता है, फादर से बहुत नेग्लिजिबल आता है, राइट। तो यहाँ पर आपको साइटोप्लाज्म हमेशा मदर से मिलेगा, यानी कि क्योंकि मदर स्टेराइल है, इनका बच्चा हमेशा स्टेराइल पैदा होगा, ठीक है। यहाँ पर हाइब्रिड तो बन रहा है, लेकिन हाइब्रिड स्टेराइल हाइब्रिड बन रहा है। ड्यू टू दिस लिमिटेशन हम इस CMS सिस्टम यानी कि साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी सिस्टम को क्रॉप प्रोडक्शन में यूज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें सीड फॉर्मेशन चाहिए। अगर आप वीट की बात करें, राइस की बात करें, मेज की बात करें, सब में आप उनके सीड्स खाते हैं। अगर ये हाइब्रिड स्टेराइल है तो ये सीड प्रोड्यूस नहीं कर सकता, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, तो इसीलिए ये हमारे किसी काम का नहीं होता। लेकिन कोई कोई जगह है जहाँ पर ये काम कर जाता है। वो कौन सी जगह है जहाँ पर CMS सिस्टम काम करेगा? तो उनमें से एक आपका आंसर होगा फोडर क्रॉप्स, क्योंकि फोडर क्रॉप में हमें सीड नहीं चाहिए होता। फोडर क्रॉप में हमें पत्ते चाहिए होते हैं जो हमें गाय भैंस को खिलाने हैं। पत्ते तो हाइब्रिड में आ ही जाएंगे, तो यानी कि CMS सिस्टम को हम फोडर क्रॉप्स में यूज़ कर सकते हैं। एक और इसकी प्लेस है जहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं अदर देन फोडर क्रॉप्स, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। CMS सिस्टम कहाँ पर यूज़ किया जा सकता है अदर देन फोडर क्रॉप्स, जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम CGMS सिस्टम की। CGMS सिस्टम यानी कि देखिए, अभी मैंने इसमें क्या कहा था, न्यूक्लियस का इसमें कोई रोल नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि न्यूक्लियस भी रोल प्ले कर रहा है और साइटोप्लाज्म भी रोल प्ले कर रहा है, तो आप किसकी मानेंगे? अगर मदर कह रही है ये काम करो और फादर कह रहे हैं काम नहीं करो, तो आप किसकी मानेंगे? उसकी जिसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है घर में। तो वही चीज़ यहाँ पर होने वाली है, ठीक है। CGMS सिस्टम में दोनों सिस्टम्स होते हैं, न्यूक्लियर जीन्स भी प्रेजेंट होते हैं और साइटोप्लाज्मिक जीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। आइए इस CGMS सिस्टम को हम समझते हैं। तो यहाँ CGMS सिस्टम में क्या होता है, CGMS सिस्टम में यहाँ तक आपने इसको पढ़ा था, ये आपका CMS सिस्टम हुआ। अब यहाँ से कंटिन्यू देखिए, ऊपर को छोड़ दीजिए। अब ये 2 सेल्स हैं आपके पास, राइट, ये 2 सेल्स हैं आपके पास। अब यहाँ पर क्या है कि इसके न्यूक्लियस में स्मॉल r प्रेजेंट है ना, यानी कि रिसेसिव जीन प्रेजेंट है। लेकिन इसके न्यूक्लियस में कैपिटल R प्रेजेंट है, यानी कि R एक ऐसी जीन है, R एक जीन है, इसको हम कहते हैं रीस्टोरर जीन।
रीस्टोरर। तो ये क्या रीस्टोर करती है? रीस्टोरर ये फर्टिलिटी को रीस्टोर करती है। किसको रीस्टोर करती है? फर्टिलिटी को रीस्टोर करती है। देखिए, अब यहाँ पर आपका एक ऐसा प्लांट है जिसका साइटोप्लाज्म तो फर्टाइल है, लेकिन उसके न्यूक्लियस में एक रीस्टोरर जीन प्रेजेंट है, कैपिटल आर। ठीक है। यहाँ पर दूसरा प्लांट है जिसका साइटोप्लाज्म तो स्टेराइल है, लेकिन उसके पास कैपिटल आर भी नहीं है। क्या है? स्मॉल आर है, यानी कि कोई रिस्टोरर जीन नहीं है। तो ये प्लांट क्या होगा? ये प्लांट स्टेराइल होगा, क्योंकि इसका साइटोप्लाज्म स्टेराइल है और इसका साइटोप्लाज्म फर्टाइल है। तो ये क्या होगा? फर्टाइल होगा। ठीक है। जब इन दो प्लांट्स का आप क्रॉस करेंगे आपस में, तो न्यूक्लियर जीन में एक कैपिटल आर आएगा और एक स्मॉल आर आएगा। दोनों पेरेंट्स आधा आधा अपना हिस्सा देंगे और साइटोप्लाज्म हमेशा मदर से आएगा, वो फादर से नहीं आएगा। अब इस सेल के द्विधा देखिए, इस सेल के पास एक कैपिटल आर भी प्रेजेंट है ना। यहाँ पर इसके पास कैपिटल आर स्मॉल आर है, यानी कि एक रीस्टोरर जीन प्रेजेंट है, लेकिन इसका साइटोप्लाज्म स्टेराइल है। अब साइटोप्लाज्म स्टेराइल है तो क्या ये प्लांट स्टेराइल होगा, या फिर इसके न्यूक्लियस में कैपिटल आर रीस्टोरर जीन प्रेजेंट है तो ये फर्टाइल होगा? किसकी मानेगा? साइटोप्लाज्म की मानेगा या न्यूक्लियस की मानेगा? तो देखिए, हमेशा बॉस तो न्यूक्लियस ही रहने वाला है। बहुत अच्छी बात है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए है, क्लोरोप्लास्ट के पास अपना डीएनए है, लेकिन सबका बॉस कौन है? न्यूक्लियस है। सेल में सबसे ज्यादा किसकी चलती है? न्यूक्लियस की चलती है। तो यहाँ पर न्यूक्लियस की बात मानी जाएगी, चाहे आपका साइटोप्लाज्म स्टेराइल हो, क्योंकि आपके पास रीस्टोरर जीन प्रेजेंट है जो फर्टिलिटी को रीस्टोर कर सकता है। ऐसा प्लांट क्या होगा? फर्टाइल प्लांट होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको जो हाइब्रिड मिल रहा है वो फर्टाइल हाइब्रिड मिल रहा है। इसीलिए CGMS सिस्टम को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको फर्टाइल हाइब्रिड मिलता है, खूब सीड प्रोडक्शन मिलेगा और हम इसको एक्सप्लॉइट अच्छे से कर सकते हैं फॉर आवर ह्यूमन नीड्स। ठीक है, इसीलिए CGMS सिस्टम का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। क्लियर दिस थिंग? अब CGMS सिस्टम को 3 लाइन सिस्टम भी कहा जाता है, यानी कि इसमें एक रीस्टोरर होता है, एक मेंटेनर होता है और एक मेल स्टेराइल प्लांट होता है। ठीक है, मेल स्टेराइल प्लांट जो होता है, ये देखिए CMS प्लांट, ये क्या है? CMS प्लांट है, यानी कि स्टेराइल प्लांट है। ये स्टेराइल प्लांट क्या है? इसका साइटोप्लाज्म स्टेराइल है ना, इसका साइटोप्लाज्म स्टेराइल है। जब आप ऐसे प्लांट के जिसका खुद का साइटोप्लाज्म स्टेराइल है, यानी कि वो अपने खुद के सीड्स तो प्रोड्यूस नहीं कर सकता, क्योंकि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है। अगर आपके पास ऐसा प्लांट है और मैं आपसे कहूँ कि इसके थोड़े से सीड्स मुझे भी दे दो, मुझे भी एक हाइब्रिड बनाना है, तो आप मुझे उसके सीड्स कैसे देंगे? सोचा कभी? आप मुझे उसके सीड कैसे देंगे? ये प्लांट तो सीड प्रोड्यूस ही नहीं करता है। तो इस प्लांट को मेंटेन करने के लिए आपको एक मेंटेनर चाहिए होता है। ठीक है, तो दूसरे प्लांट का नाम हम क्या रखते हैं? मेंटेनर रखते हैं। ठीक है, तो मेंटेनर में क्या खास बात है? वही खास बात है जो आपके बेस्ट फ्रेंड में है। जब भी आप कहीं लड़खड़ाते हैं, कहीं कमज़ोर पड़ते हैं, कहीं कुछ समझ नहीं आता है, क्या करूं क्या ना करूं, तो आप क्या करते हैं? अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल लगाते हैं, सारी सिचुएशन बताते हैं, उससे उसकी ओपिनियंस मांगते हैं, है ना, और वो आपको मेंटेन करने में काम करता है ना। आपको मेंटेन करता है आपका बेस्ट फ्रेंड, आपके दुख सुख में काम आता है आपका बेस्ट फ्रेंड। तो इस CMS का बेस्ट फ्रेंड है मेंटेनर। मेंटेनर क्या है? मेंटेनर इस CMS लाइन का ही एक आइसोजेनिक लाइन है। आइसोजेनिक लाइन। अब ये आइसोजेनिक लाइन क्या होता है? दो ऐसी लाइन जो बिल्कुल सिमिलर होती है जेनेटिक मेकअप में, उनमें सिर्फ एक जीन का फर्क होता है। जैसे कि मैं हूँ मीनाक्षी,
मेरे साइड में एक और मीनाक्षी खड़ी है, बिल्कुल सेम डिट्टो, बस मेरे बाल जो है काले हैं, उसके बाल भूरे हैं। यानी कि हमारी 99.999% जीन सिमिलर है, लेकिन एक जीन का हमारे अंदर डिफरेंस है, जिसकी वजह से मेरे बाल काले हैं और उसके बाल भूरे हैं। तो ऐसी जो लाइंस होती हैं उनको आइसोजेनिक लाइंस कहते हैं। ये मेंटेनर लाइन जेनेटिक मेकअप में बिल्कुल आपकी मेल स्टेराइल लाइन जैसी होती है, लेकिन वो स्टेराइल नहीं होती, वो फर्टाइल होती है, बस इतना ही फर्क होता है, बाकी सब कैरेक्टर्स उसी जैसे होते हैं। तो इसको कहते हैं मेंटेनर लाइन। अब ये तो है इनके नाम, लेकिन हमने प्यार से इनके निकनेम्स भी रखे हैं। हमने प्यार से इनके जो निकनेम्स रखे हैं, इसको हम कहते हैं ए लाइन, जो कि एक मेल स्टेराइल लाइन है, बी लाइन जो कि एक मेंटेनर लाइन है, विच इज आइसोजेनिक टू ए, जो ए जैसी ही है, बस मेल फर्टाइल है। ऐसी लाइन से जब आप इसका क्रॉस करवाएंगे तो क्या होगा, आपको ऑलमोस्ट सेम तरीके के जीन्स मिलेंगे, है ना। तो आपको जो है सेक्सुअल जब हाइब्रिडाइजेशन करवा रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब करवा रहे हैं, तो आपको यहाँ से सीड मिलेंगे, जिनको आप अगेन किसी को देने में या फ्यूचर प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको मेंटेन करते हैं। अब हाइब्रिड कैसे बनाएंगे, तो हाइब्रिड बनाने के लिए हम इस स्टेराइल प्लांट का जो यहाँ पर है ना, इस स्टेराइल प्लांट का क्रॉस करवाते हैं किसी भी रीस्टोरर के साथ, ठीक है। रीस्टोरर को हम कहते हैं आर लाइन, दिस इज आर लाइन, ठीक है, जो कि हमने अभी अभी देखा है ना। रिस्टोरर के पास क्या है, कैपिटल आर जीन प्रेजेंट होता है, राइट। तो यहाँ पर क्योंकि इसके पास रिस्टोरर है, इसके पास स्मॉल आर है, इसके पास कैपिटल आर है, इस पौधे के पास एक कैपिटल एक स्मॉल आर होगा, यानी कि ये पौधा क्या हो जाएगा, फर्टाइल हो जाएगा, है ना। तो हाइब्रिड बनाने के लिए हम इसको ए का क्रॉस आर से करवाते हैं, मेंटेन करने के लिए ए का क्रॉस बी से करवाते हैं। ए मेल स्टेराइल लाइन है, बी मेल फर्टाइल लाइन है, आर रिस्टोरर लाइन है। इसको ABR सिस्टम भी कहा जाता है। आई एम सो सॉरी, काइंडली अपोलोजाइज। सो दिस इज हाउ दिस 3 लाइन सिस्टम वर्क्स। इसको हम CGMS सिस्टम कहते हैं। मूविंग अहेड, नाउ व्हाट आर दीज केमिकली इंड्यूस्ड मेल स्टेरिलिटी, यानी कि कुछ ऐसे केमिकल्स जो पॉलन को नॉन फंक्शनल बना सकते हैं कुछ टाइम के लिए। तो जो भी हमें लगता है कि मियोसिस होने वाला है या अभी अभी मियोसिस ख़त्म हुआ है, तब हम इन मेल स्टेरिलिटी केमिकल्स का यूज़ करते हैं एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन में। उनका जब हम उन फूलों पर छिड़काव करते हैं तो मेल पार्ट को स्टेराइल बना देते हैं, और जब मेल पार्ट स्टेराइल होता है तो हम इजीली उनमें हाइब्रिडाइजेशन करवा सकते हैं, इमेस्कुलेशन करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम इजीली हाइब्रिड्स बना सकते हैं। जो केमिकली इंड्यूस्ड मेल स्टेरिलिटी सिस्टम है, यहाँ पर हम CHAs का यूज़ करते हैं, यानी कि केमिकल हाइब्रिडाइजिंग एजेंट्स का यूज़ करते हैं। मैक्रे ने टर्म कॉइन की थी CHAs इन 1985, लेकिन CHA सबसे पहले देखे गए थे मेज में बाय मोरे इन 1950। 1950 में मोरे ने देख लिया था कि कुछ केमिकल्स होते हैं जो प्लांट को मेल स्टेराइल बना सकते हैं, लेकिन इन केमिकल्स को केमिकल हाइब्रिडाइजिंग एजेंट्स कहेंगे। ये टर्म जो है ये मैक्रे ने दी थी, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है आर्सेनिकल्स एथरल जिब्रेलिक एसिड RH007। ये क्या है, ये केमिकली हाइब्रिडाइजिंग एजेंट है जिनका यूज़ करके हम केमिकली इंड्यूस करवा सकते हैं, मेल पार्ट को स्टेराइल बना सकते हैं और हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं। नाउ जैसा कि हमने कहा था कि हम सबसे लास्ट में देखेंगे ट्रांसजेनिक क्रॉप्स को, तो हम चलते हैं सीधा ट्रांसजेनिक क्रॉप्स के पास। ये आ गई हमारे ट्रांसजेनिक क्रॉप्स, है ना। तो ट्रांसजेनिक क्रॉप्स के जीन्स भी उसी तरीके से न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होती है, लेकिन इन्हें ट्रांसजेनिक क्यों कहा गया है, क्योंकि हम किसी ऐसे इंडिविजुअल से ये जीन ले रहे हैं जो प्लांट से रिलेटेड नहीं है। जैसे बीटी कॉटन में हमने जो क्राई जीन लिया है वो बैसिलस thuringiensis नाम के एक बैक्टीरिया से लिया है। उसी तरीके से मेल स्टेरिलिटी की भी एक जीन होती है जिसका नाम है बार्नेज। इस जीन का नाम है बार्नेज जीन।
ये एक मेल स्टेरिलिटी की जीन है, यानी कि जिस प्लांट में हम ये जीन डालेंगे वो प्लांट ऑटोमेटिकली मेल स्टेराइल हो जाएगा, उसका जो मेल पार्ट है वो फंक्शनल नहीं रहेगा। ये जीन हमने कहाँ से लिया है? तो ये जीन हमने लिया है बैसिलस अमाइलोलिक्विफेशन से, ठीक है। अमाइलोलिक्विफेशन, बैसिलस अमाइलोलिक्विफेशन से ये जीन लिया गया है, जैसे कि बैसिलस thuringiensis से बीटी कॉटन का जीन लिया गया है, ठीक है। क्योंकि ये बैक्टीरिया प्लांट से एक बहुत ही अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म है, उससे हमने ये जीन लिया है, तो इनको हम ट्रांसजेनिक्स कहते हैं। तो इस बैक्टीरिया से हमने ये जीन निकाला, बार्नेस जीन। साथ ही साथ इसके साथ हम एक प्रोमोटर भी ऐड करते हैं, एंड दिस प्रोमोटर इज TA29। ये प्रोमोटर की जरूरत क्यों पड़ी? अब मेल स्टेरिलिटी की जीन अगर लीफ में जाके एक्सप्रेस हो रही तो क्या वो हमारे काम आएगी? नहीं। हम चाहते हैं मेल स्टेरिलिटी की जो जीन है वो पॉलन्स में या एंथर्स में ही जो है अपना इफेक्ट दिखाए या फिर वहीं पर एक्टिवेट हो, है ना। तो ये जो TA29 प्रोमोटर है इसमें ये हमारी हेल्प करता है। ये एक साइट स्पेसिफिक प्रोमोटर है जिसको हेल्प करता है कि ये पॉलन्स में ही एक्टिवेट होगी, ठीक है। तो इसके साथ हमने ये TA29 प्रमोटर भी लगा दिया। जहां पर आप TA29 प्रमोटर और बार्नेस जीन को डाल देते हैं वही प्लांट मेल स्टेराइल प्लांट हो जाता है। लेकिन इस बार्नेस जीन का एक बेस्ट फ्रेंड भी है, बार जीन। बार जीन, ये बार जीन बार्नेस का बेस्ट फ्रेंड है, इसके साथ साथ ट्रेवल करता है, यानी कि बार्नेस और बार जीन जो है वो लिंक्ड है। क्योंकि बार्नेस और बार लिंक्ड हैं, जिस प्लांट में आप बार्नेस जीन डालते हैं उसमें बार जीन अपने आप आ जाता है ना। आपने इनवाइट किया था एक फ्रेंड को, दूसरा उसके साथ फ्री आ रहा है खाना खाने फंक्शन में, तो ऐसे ही बार जीन जो है इसके साथ हमेशा फ्री आता है, फ्री फ्री फ्री, ठीक है। तो क्योंकि ये बार जीन क्या है, ये एक हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जीन है। ये क्या है? एक हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जीन है। तो ये क्या करता है? प्लांट को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट अ हर्बिसाइड नॉन एज फोस्फिनोथ्रिसिन। अगर ये हर्बिसाइड आप स्प्रे करते हैं और प्लांट के पास बार जीन है तो उसे कुछ नहीं होगा, वो बच जाएगा क्योंकि उसके पास रेजिस्टेंट जीन है, ठीक है। तो ये हमने डाल दी सारी जीन, यानी कि अब अगर मुझे कोई नॉन ट्रांसजेनिक प्लांट है ना, ये नॉर्मल प्लांट है, ये ट्रांसजेनिक प्लांट है, इसको हम डार्क कर देते हैं। तो अगर देखने में एक जैसे हैं तो मैं कैसे पता लगाऊंगी कि ट्रांसजेनिक कौन सा प्लांट है और नॉर्मल कौन सा प्लांट है? सिंपली इस पर हर्बिसाइड का स्प्रे कर दीजिए। जब इन प्लांट्स पर हर्बिसाइड का स्प्रे करेंगे, जो ट्रांसजेनिक नहीं होंगे वो मर जाएंगे, जो ट्रांसजेनिक होंगे वो सरवाइव करेंगे, जी जाएंगे, ठीक है। तो इससे हम इजीली आइडेंटिफाई भी कर पाते हैं, ठीक है। तो बार जीन बड़ी काम की जीन है और बार्नेस के साथ साथ हमेशा ट्रेवल करती है। लेकिन ये प्लांट मैंने मेल स्टेराइल तो बना लिया, इसकी फर्टिलिटी रीस्टोर के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो फर्टिलिटी रीस्टोर के लिए फिर से हमारे पास एक जीन है जिसे बार स्टार जीन कहते हैं, ठीक है। ये बार स्टार जीन क्या है? फर्टिलिटी रीस्टोर करती है, ठीक है। तो ये जीन हमने कहाँ से लिया? सेम बैक्टीरिया से लिया है, बैसिलो अमाइलोलिक्विफेशन से, ठीक है। तो वो सेम बैक्टीरिया से हमने निकाला है। अब यहाँ पर देखिए, जब ये बार्नेस जीन यहाँ पर आरएनए जो बनाता है जो बार्नेस जीन है, डिस्ट्रॉयज द आरएनए इन टैपेटम सेल। जो टैपेटम सेल्स क्या होते हैं? पॉलन की वॉल में होते हैं, उनके आरएनए को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से पॉलन नॉन फंक्शनल हो जाते हैं या पॉलन प्रोड्यूस ही नहीं होते हैं और ये प्लांट क्या बन जाता है? मेल स्टेराइल प्लांट बन जाता है। लेकिन जब बार स्टार जीन भी डाल देते हैं तो क्या होता है? बार्नेस जीन के पास इनहिबिटर्स हैं, ये इनहिबिटर्स जाकर पॉलन्स को डिस्ट्रॉय करे उससे पहले ही क्या होता है? बार स्टार जीन एक प्रोटीन बनाता है और ये प्रोटीन इसके साथ अटैच हो जाता है। क्योंकि बार्नेस और बार स्टार के प्रोटीन आपस में ही कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, तो जो पॉलन जो है वो नॉर्मल काम कर रहा है,
पॉलन नॉर्मल काम कर रहा है तो प्लांट फर्टाइल होता है। यानी कि बार स्टार जीन जो है बार्नेज को बुरा काम करने से रोकती है, मेल स्टेरिलिटी करने से रोकती है। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में भी कोई है बेस्ट फ्रेंड जो आपको रोकता होगा कि भाई ये काम मत करो, गलत है ना? तो वही काम बार स्टार जीन का है, यानी कि फर्टिलिटी रिस्टोरर का काम करती है ये बार स्टार जीन। ये दोनों ही जीन्स अगेन आई एम रिपीटिंग बैसिलस अमाइलोलिक्विफेशन बैक्टीरियल से लिए गए हैं। दोनों जीन्स के लिए हमें एक प्रमोटर की ज़रूरत बनती है जिसको TA29 प्रमोटर कहते हैं, ताकि ये एंथर या टैपेटल सेल्स या पॉलन्स में ही अपने इफेक्ट्स दिखाएं, प्लांट के किसी और पार्ट में इफेक्ट ना दिखाएं। ठीक है, तो साइट स्पेसिफिक प्रमोटर की हमें इसमें ज़रूरत पड़ती है। इस ट्रांसजेनिक की खबरें आजकल रिसेंटली आपने सुनी होगी, ट्रांसजेनिक मस्टर्ड बनाई गई है, उसमें यही बार्नेज और बार स्टार जीन डाले गए हैं। इस ट्रांसजेनिक मस्टर्ड का नाम क्या है मैं अपने बहुत प्रीवियस सेशंस में बता चुकी हूँ, आपको वो भी कमेंट बॉक्स में बताना है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस ट्रांसजेनिक मस्टर्ड जो आजकल न्यूज़ में है? इस ट्रांसजेनिक मस्टर्ड को, जो कि एक ट्रांसजेनिक मेल स्टेराइल है, ताकि इजी हाइब्रिडाइजेशन जो है हो सके मस्टर्ड में और अच्छे हाइब्रिड्स मस्टर्ड में बनाए जा सकें। ये फर्स्ट ट्रायल, फील्ड ट्रायल्स के लिए इंडिया में फर्स्ट काफ़ी सालों बाद अप्रूव हुई है, बट अभी बहुत सारे ट्रायल्स बाकी हैं। अभी सिर्फ इसने फर्स्ट ट्रायल, फील्ड ट्रायल को ही जो है ग्रीन सिग्नल मिला है। तो ऐसा नहीं है कि ये ट्रांसजेनिक मस्टर्ड मार्केट में आ चुकी है और आपको मिल रही है, बट यस बहुत सालों बाद क्योंकि किसी क्रॉप को फर्स्ट फील्ड ट्रायल के लिए हाँ मिली है, तो एक काफ़ी बड़ी न्यूज़ इंडिया में बन चुकी है। तो इसका नाम क्या है ये आपको मुझे बताना है। इसी के साथ हमारा ये जो सेशन है यहीं पर समाप्त होता है। होपफुली व्हाट इज CMS सिस्टम, व्हाट इज CGMS सिस्टम एंड व्हाट इज CHA सिस्टम, ये सब जो है आपको आज की प्रेजेंटेशन में क्लियर हो गए होंगे। एनी क्वेश्चंस, क्वेरीज यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हमारे जो लाइव सेशंस होते हैं उनमें मिलकर भी आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। मेरे पीछे आप बैचेस देख रहे हैं, आपके झारखंड फूड सेफ्टी ऑफिसर IBPS AFO या फिर ICAR-PG एग्जाम प्लांट साइंसेस का बैच है। ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलेगा, दिस इज नॉट इन द लाइव फॉर्म एंड अदर टू आर इन द लाइव फॉर्म्स। तीनों की फीस मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। जब भी आप किसी भी कोर्स में रजिस्टर करें Y448A का इस्तेमाल कर सकते हैं टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल एट दैट टाइम। साथ ही साथ अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप अलग अलग एनरोल ना करके एग्रीकल्चर महापैक में एनरोल कर सकते हैं, जहां आपको सारे ही सब्जेक्ट्स की लाइव क्लासेस, उनकी टेस्ट सीरीज और ई-बुक्स सब एक ही प्लेस पर मिल जाता है। द कॉस्ट फॉर दिस पैकेज इज 7,359। ऑफ कोर्स दिस इज आवर डिस्काउंटेड प्राइस विद Y448A. So do not forget this code, it will give you the maximum discount. इन सभी कोर्सेज के लिए आपको पहले अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसके बाद वहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्शन को चुनना है। जिस भी कोर्स में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं उसे क्लिक कीजिए, उसकी इन्फॉर्मेशन पढ़िए और जब आप उसकी पेमेंट करें उससे पहले ये कोड यूज़ कीजिए Y448A टू एक्टिवेट योर डिस्काउंट। थैंक यू सो मच गाइज, मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। अपने नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे। डू गिव योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स। क्लासेस कैसे आपको लग रही है, अपने फीडबैक भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर।